आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए अब शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। आज की न्यूज़ है कि मोदी जी ने कहा है इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, सो इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड ये काफी टाइम से चल रहा है। तो अब इन्होंने अफर्म किया है, तो हो सकता है बहुत जल्दी इस पे कानून लाया जाए। ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और उन्होंने क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर सेज द कॉन्स्टिट्यूशन इनवेजेस सेम राइट फॉर ऑल सिटीजन, कि संविधान जो है हमारा उन्होंने सेम राइट्स दिए हुए हैं सारे सिटीजन्स को। तो उन्होंने अर्ज किया, ही अर्जेस मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स टू अंडरस्टैंड विच पॉलिटिकल पार्टीज आर इंस्टिगेटिंग देम टू ruin them, कि उनका बोलना है कि अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में ना आए और इसके कारण आप खुद को बर्बाद ना करें, क्योंकि जो यूसीसी है वो सबके लिए है। वो ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी के लिए है। और उन्होंने सिर्फ स्पेशली मुस्लिम ही क्यों कहा, इस पे मैं आपको आगे बताऊं। ठीक है। अब इन उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया है। मोदी जी ने बहुत अच्छा तर्क दिया है यहाँ पे कि इफ इन दिस सेम फैमिली देयर इज वन लॉ फॉर वन मेंबर एंड अनदर लॉ फॉर अ सेकेंड मेंबर, विल दैट हाउस होल्ड बी एबल टू फंक्शन, क्वेश्चन मार्क। अब ये सोचने की बात है, जब हम बोलते हैं ना कि बेटा और बेटी दोनों आज के टाइम में बराबर है। अगर हम ये रूल ला दें कि बेटा जो है रात भर घूम सकता है, बेटा जो है शराब पी सकता है, कुछ भी कर सकता है, बेटा पढ़ सकता है, बेटा जो है घूम सकता है, बेटा हायर एजुकेशन ले सकता है, बेटा सब कुछ कर सकता है और बेटी कुछ नहीं कर सकती। अगर यही एक लॉ है, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ डिफरेंसेस ऐसे आए हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉज और बाकी में हैं, तो ये इशू क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब ये रूल आया था ट्रिपल तलाक का, तो उस समय क्या हुआ था कि मुस्लिम अभी भी 3 शादियाँ कर सकते हैं, 3 या 4, आई डोंट नो, अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से तो प्लीज बताएं। तो यहाँ इशू क्या होता है कि अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली या तीसरी शादी कर ली या चौथी शादी कर ली, तो इट्स ओके। बट अगर किसी सिख ने, क्रिश्चियन ने, हिंदू ने, अगर उन्होंने पहले से दूसरी शादी की, तो उन्हें जेल हो जाती है। अगर वहां पर ये किया जाए, अगर वहां पे जाके वाइफ जो है वहां पे बोल दे या फिर पता चल जाए कि सेकंड शादी कर ली है, तो उन्हें जेल हो जाती है। तो अब वहां पे ये बात आ रही थी कि राइट टू लाइवलीहुड आप छीन रहे हो एक से। आप अगर उसी को जेल में डाल दोगे तो उनके बच्चे का क्या होगा? मीन्स बहुत सारे से तर्क दिए गए थे जब ये सब चीजें आई थी। अब आप ये समझिए, अब यहाँ इक्वलिटी की बात आती है कि एक धर्म वाले को आप मल्टीपल शादी करने दे रहे हैं, एक धर्म वाले को आप नहीं करने दो। ठीक है। अब आप अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं सब चीजें बराबर हो, तो या तो ये तरीका है कि आप सारे धर्म वालों को अलाउ कर दो 3-4 शादी करने के लिए, जो कि एथिकली भी गलत है। कि आप ऐसे, अदरवाइज क्या होता है कि देखिए, जब आप यहाँ पे पढ़े तो आप बिल्कुल अपने रिलीजन और अपनी इसको साथ साइड रख के पढ़े। हम इक्वलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बात करेंगे, क्योंकि ऐसे में ये क्या होता है कि ऑब्जेक्टिफाई चीजें हो जाती हैं कि अब पहली औरत है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। आप एक जो है पति, एक पत्नी, यही आप चाहिएगा सबके लिए हो, या तो सबको मल्टीपल करने दो या सबको एक करने दो। अब आपको दोनों में से कौन सी ज्यादा चीज सही लग रही है, अब ये आपको सोचना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इनका कहना है कि इस पे हर कोई जो है पॉलीगेमी हटा दी जाएगी, जो कि सही है। इनफैक्ट देखिए, ऐसा नहीं है कि हर धर्म में सारी बुराइयां हैं या सारी अच्छाइयां हैं। सब में अलग अलग है। जैसे कि जो मुस्लिम धर्म है वहां पे जो बेटा और बेटी जो दोनों होते हैं उन्हें भी प्रॉपर्टी दी जाती थी हमेशा से। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हिंदू लॉ भी आया है। इस लॉ के अंदर अभी क्या हुआ है, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उस लॉ में, अब जो फीमेल हैं, जो बेटी हैं, अब उन्हें भी प्रॉपर्टी का बराबर का हक हो। ठीक है। तो धीरे धीरे तो हम सिविल कोड की तरफ बढ़ ही रहे हैं कि अब जैसे कि अब इंटरफेथ मैरिजेस भी जो है वो वैलिड है कंट्री में। तो हम बढ़ ही रहे हैं। तो आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये एक बहुत सीधा क्वेश्चन है कि अगर दो अलग अलग रूल बना दिए जाए दो अलग बच्चों पे, तो क्या सही रहेगा?
बिल्कुल, या दो बेटों पे ही अलग बना दिया जाए। एक तीन शादी करके आएगा, एक अगर दूसरी कर ले उसको जेल में डाल देंगे क्योंकि वो अलग धर्म का मान रहा है। तो ऐसे में तो बहुत इश्यूज हो जाएंगे, कुछ फंक्शनिंग ही नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे बस वही बात हो रही है। सेकंड में जो है वो कह रहे हैं कि ये सबके लिए अच्छा है। स्पेशली उन्होंने एक वर्ड उठाया, पसमानंदा। पसमानंदा मुस्लिम्स। पसमानंदा मुस्लिम्स वो होते हैं जो कि SC ST OBC रहे हो और वो कन्वर्ट हो गए हैं। उन्होंने अपना धर्म जो है मुस्लिम में मान लिया। तो इंडिया में 80 से 85%, एग्जैक्ट स्टैट नहीं है, वो पसमानंदा ही मुस्लिम्स है, जो कि कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़े वर्ग में ही आते हैं और उनको उसका ना बेनिफिट मिल पाता है और बाकी इश्यूज भी होते हैं। क्योंकि देखिए, पहले जो कन्वर्जन हुए थे तो वो कहीं ना कहीं कुछ होते हैं जो अपनी स्वेच्छा से जाते हैं। वो तो हमारा सेक्युलर कंट्री है, जिसका मन है वो धर्म अपनाए। लेकिन पहले जो था कुछ फोर्स्ड कन्वर्जन भी थे, जिसे हमने देखा है। अच्छा, अब चलिए आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने कन्वर्ट होने से मना किया इस्लाम में, तो उन उन्हें जो है मौत की सजा दी गई, उन्हें मार दिया गया। ठीक है, तो ये मुगल के किस राजा ने ये चीज की थी? तो ये सब चीजें हैं, इतिहास से हमें ये सब बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं होती। अगर इस कंट्री के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और ग्रेटेस्ट कोई है तो वो APJ अब्दुल कलाम, एंड ही वॉज अ मुस्लिम बट वी आर प्राउड ऑफ हिम। तो हमें मीन्स ऐसा बनना है। ठीक है। बट इसके साथ साथ जो है हमें ये भी नहीं भूलना है कि उन्हें बनाने में और किसने हेल्प की, है ना? तो उन्होंने खुद कहा था कि जैसे बाकी जो साइंटिस्ट थे, अगर मुझसे कुछ फेलियर होता था तो लाइक सतीश धवन और बाकी जो बड़े साइंटिस्ट थे वो उस फेलियर को लिया करते थे। लेकिन जब सक्सेसफुल होते थे तो मुझे सामने किया करते थे, क्योंकि मुझे लीडरशिप जो क्वालिटी होती है, कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। कोई भी अकेला इंसान, ना मैं ना आप ना कोई और। ठीक है। अब जैसे कि एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है। उस कंट्रोवर्सी में क्या होता है कि या फिर जो संविधान की बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन, सब बस इस पे रहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने ही इसे बनाया है, जो कि गलत है। कमिटी में 7 लोग थे, है ना, कमिटी के चेयरमैन थे। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, और सबने सपोर्ट किया। आज जो SC ST OBC ये सब चलता है, मुझे लिए पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वरना आप ही सोचिए, उस समय भी एजुकेटेड थे, सब थे, तो वहां वैल्यू की गई। क्योंकि हर कोई, महात्मा गांधी रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, या कोई भी रहे, राजेंद्र प्रसाद रहे, सब अलग अलग कास्ट के थे। ठीक है। काफी उसमें फॉरवर्ड भी थे। तो लेकिन क्या उन्होंने सपोर्ट नहीं किया अंबेडकर जी को? बिल्कुल किया। तो यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए कि अगर सपोर्ट किया है तो उस चीज को अगर हम माने, नहीं नहीं चलो यहाँ पे ये लोग ठीक है, 1% जो लोग हैं वो सही नहीं है, बट 99% जो है वो सही है ना? तो इसके कारण इससे क्या होगा, अगर ऐसी थिंकिंग हो तो ये इतना बड़ा जो डिफरेंस जो क्रिएट हो जाता है, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो जाए, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो जाए, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है। तो ये मैं इतनी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो थिंकिंग है ये पूछी जाती है, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका रिटर्न पर्सपेक्टिव हो, या फिर आपकी जनरल लाइफ में, कि आप वी आर सोशल एनिमल्स। यहाँ पे हम हर किसी से मिलते हैं, हर कास्ट सेक्ट सब लोगों से मिलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज चल रही है, क्या सही है क्या नहीं है, और UCC अगर जरूरी है तो क्यों है। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मोदी या BJP जो है अगेंस्ट है, इसलिए वो UCC लाना चाह रहे हैं, वो मुस्लिम धर्म में भड़काना चाह रहे हैं या उन्हें दबा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम टेलिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो UCC है, ये बात संविधान में पहले लिख दी गई थी DPSP के अंदर, डायरेक्टेड प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे तो सिर्फ इतनी ही चीजें होती हैं, बाकी लोग अपने विचार देते हैं, हम उस पे ज्यादा नहीं जाएंगे अब। इसलिए मैं आपके लिए हमेशा इस तरीके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लाता हूँ। चलिए, तो ये क्या है कि जो आपका UCC है, ये कब इंक्लूड हुआ? वाज इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ओके, नॉट इन फंडामेंटल राइट। अब जब 1947 में जब हम आजाद हुए, और 1950 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीटली अडॉप्ट किया 26 को, तो उन्हें फंडामेंटल राइट्स में से नहीं रखा।
उन्होंने इसे डीपीएसपी में रखा। इसका रीजन ये है क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों, देखिए, जब पार्टीशन हुआ था वैसे ही धर्म के नाम पे जो है एक देश बट चुका था, पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश तो बाद में आया वो टूट के, लेकिन धर्म के नाम पे तो एक देश ऑलरेडी तोड़ तोड़ दिया गया था। तो लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था उस समय। तो वहां पे ये था कि मुस्लिम मेंबर्स अपोज्ड इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उनका ये कहना था कि आपने तो बोल दिया है कि अब आप इसी देश में रह सकते हैं, जब आप बोल रहे हैं आप इसी देश में रह सकते हैं लेकिन साथ में, तो आप फिर अभी ये क्यों कर रहे हैं, अभी एकदम से धर्म के साथ छेड़छाड़। उन्हें ये फील होता था क्योंकि उस समय क्या रीजन था कि उतने एजुकेटेड नहीं थे, उन्हें लोग उतनी समझ भी नहीं थी, लोग बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते थे। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि उस समय तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी रहे चाहे बाकी नेता रहे, उन्होंने ये चीज नहीं की, बट एक डीपीएसपी में डाल दिया। ठीक है, तो द स्टैंड टेकन बाय बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज दैट, उन्होंने कहा था, कोटेशन आप कहीं भी फ्रेम कर सकते हैं, कि आईसीसी इज डिजायरेबल। वो उन्होंने भी माना है कि यस इट इज डिजायरेबल, बट द मोमेंट शुड रिमेन वॉलेंट्री। अभी किस मोमेंट पे होगा इसको हम वॉलेंट्री छोड़ देते, मे इट बी 10 years, 20 years, 50 years, 70 years, 100 years, वॉट एवर, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये चीज होगी। अब कोई आके अगर आपको भड़काए कि ये देखो मोदी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ये कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी संविधान में स्टार्टिंग से लिखा हुआ है। लोग जो है अभी तक अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के चक्कर में कंट्रोल नहीं कर रहे थे, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। बट ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमें इस चीज का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 44 क्या कहता है, कि द स्टेट shall endeavor to provide for its citizen a uniform civil code throughout the territory of India। तो ये आपको आर्टिकल 44 वर्ड याद रखना है। आपको अंबेडकर जी ने क्या कहा था इसके बारे में, कि डिजायरेबल है, बट फॉर द मोमेंट शुड रिमेन वॉलेंट्री। अभी हम वॉलेंट्री रख लेते हैं, तो इसी पे बात चल रही है। अच्छा, ये इस तरीके से जो मैं डेटा रखता हूँ ये आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल है अ, वो आपके कमेंट सेक्शन पे पिन अप रहता है। तो प्लीज जब आप सब्सक्राइब कर लें चैनल, तो उसके साथ जो है आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां से वो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। एंड प्लीज आप सजेशंस दें, इसे और बेहतर अगर बनाया जा सकता है तो कैसे, या आपको पसंद है तो आप वो भी बताएं, तो इट विल बूस्ट भी। आप लाइक बिल्कुल सेशन कर दिया करें। और साथ में इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं कि किस चीज को अभी इनिशिएट किया जाए, लक्ष्मीकांत से लाइक पॉलिटी स्टार्ट करें या फिर क्या स्टार्ट करें, वो आप जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ प्लान्स हैं कि मैं कुछ दिनों में बाकी चीजें स्टार्ट करूंगा, लेकिन आप भी क्या चाहते हैं वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट चाइनीज रिपोर्टर लीव्स इंडिया आफ्टर वीजा एक्सटेंशन डिनाइड। अब सोचिए, चाइना का सिर्फ एक ही रिपोर्टर इंडिया में बचा हुआ था, उसे भी अब वापस चाइना जाना पड़ा। द रीजन बीइंग कि वीजा का एक्सटेंशन नहीं हुआ। तो ये इसी पे ही कुछ रूट है, एग्जिट रूट की जब यहाँ पे बात चल रही है, कि 2016 में इंडिया आस्क्ड 3 रिपोर्टर्स टू लीव। ओके, 3 चाइनीज रिपोर्टर टू लीव। इन 17 इंडिया begins issuing shortened 3 month visa for the Chinese media। मीन्स या तो आप जाने के लिए कह रहे हैं या आ रहे हैं तो 3 महीने के लिए आइए। ठीक है, तो ये चीजें चलती रही। इसके कारण अब क्या हुआ है कि सिर्फ अप्रैल 2023 तक चाइनीज मीडिया प्रेजेंस जो था वो डिप हो गया, 2% तक। वो फिर बाद में धीरे धीरे करके 1 हुआ, और आज एक भी मीडिया प्रोफेशनल जो है चाइनीज का, चाइना का, इंडिया में नहीं है। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही लिखा हुआ कि देयर आर नो चाइनीज जर्नलिस्ट इन इंडिया नाउ। तो इससे कि इंटरनेशनल अफेयर की भी हम बात कर सकते हैं, और अब कहीं ना कहीं अपनी मीडिया जो फ्रीडम है हमारी, उससे भी बात कर सकते हैं कि न्यूज जो है बाहर ना जाए, इसके लिए क्या क्या चीजें की जा रही हैं। ओके, तो वो उन्होंने तो खैर न्यू दिल्ली को लेफ्ट कर दिया है लास्ट मंथ। अब ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप अपने देश में दूसरे कंट्री के रिपोर्टर्स को नहीं रखने दोगे, तो क्या दूसरे कंट्री वाले रखने देंगे? डेफिनेटली नॉट। तो यही एक रीजन है कि सिर्फ वन इंडियन रिपोर्टर फ्रॉम द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वहां पे भी बस बचे हुए हैं, सिर्फ एक। मतलब सोचने में भी अजीब लगता है, पूरा चाइना अकेला एक इंसान। सो ठीक है, आपको क्या लगता है इस पे, क्या ये सही किया या नहीं किया, या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी था, क्या है, जो भी एंगल है आप बताएं। चलिए आगे चलते हैं। ये एक दुखद न्यूज है, ये इसीलिए क्योंकि ये बार बार आ रही है कि एक बॉय है 17 इयर्स का, डाइड ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन एट द सेम टाइम एज अ वुमेन एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। इलेक्ट्रोक्यूशन मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण या तो आपको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ हो या आपकी डेथ हो गई हो, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हुई है कि ओपन वायर जो था रोड पे पड़े हुए थे, जिसको टच करने से अनजाने से दो लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं दहशत ला देती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, मतलब आप कहीं कहीं गवर्नमेंट फेल्योर्स की बात हो या ये हो, तो वहाँ पे छोटी छोटी चीजें भी हम लिख सकते हैं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए तो आप क्या करेंगे। तो मैंने ऐसे इंसिडेंट सुने हैं, तो मैं वहां पे मीन्स आंसर एटिकेट कैन बी आस्क्ड कि मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि प्रॉपर रोड कनेक्शन है या नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डेथ ज्यादा हो रही है। तो वहां पे मतलब उस तरीके से आप प्रॉपर एक जो डिस्ट्रिक्ट का डिजाइन करना चाहेंगे वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब सेंटर आस्क कैग टू प्रोब इरेगुलरिटीज इन सीएम हाउस। अब देखिए कुछ इरेगुलरिटीज हैं कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था 15 से 20 करोड़। ओके, हाउएवर द सेम वाज इन्फ्लेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब वो बढ़ते जा रहा है और इसमें इश्यूज, वही करप्शन की भी बात आ रही है कि इतना कैसे पैसा बढ़ रहा है। अब हम इस पे नहीं जाएंगे, अब आपने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, ये एक अलग चीज है, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो क्या है, कैग। अब कैग होता क्या है? अच्छा, पहले ये बताइए, कैग जो है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं? कॉम्पिट्रल एडिट, ठीक है। तो आप ये जरूर बताएं। ठीक है, चलिए। अब ये जो मैंने आपसे पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, यस। आर्टिकल 148 ब्रॉडली डील्स विद द कैग अपॉइंटमेंट ओथ एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। 49 क्या करता है? ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। 150 क्या करता है? यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट मे ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। फाइन। क्योंकि जो अकाउंट जो होता है यूनियन का ना, जिसमें पैसे होते हैं, और जो स्टेट के होते हैं, तो वो उसी फॉर्म में होना चाहिए, या जैसा प्रेसिडेंट चाह रहे हैं ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। तो ये भी 150 में लिखा हुआ। तो ये आर्टिकल जरूरी है। क्या होता है कि एक ही बार अगर आप सारे आर्टिकल्स पढ़ते जाएंगे तो आपको मेमोरी में नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहीं पे लाई है। वो अलग से जब पॉलिटी पढ़ेंगे वहां तो हम हर एक चीज पढ़ेंगे ही, बट ये नहीं होना चाहिए कि हर बार हर चीज जो है हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। इसलिए मैं इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है मैं इस तरीके से आपको बता दिया कर। ठीक है, और ये इनफेक्ट आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी हो सकता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है कैग का, आप ये लिख सकते हैं अगर कैग पे क्वेश्चन आ गया तो। ओके, इसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफिस की अगर हम बात करें तो वो कैसे है, कैग फंक्शन। ठीक है, कि इंडिपेंडेंटली डज द ऑफिस ऑफ कैग फंक्शन, कैसे काम करता है। तो देर आर सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेफगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ कैग। बहुत सारे प्रोविजंस बनाए, जैसे पहला प्रोविजन क्या है कि कैग अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अंडर ही सील। अब ऑब्वियस सी बात, उन्होंने अपॉइंट किया है तो एक प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट हो गई। एंड प्रोवाइडेड टेन्योर ऑफ 6 years एंड 65 years ऑफ एज। मीन्स 6 साल तक वो कैग में रहेंगे, और 65 शुड बी द मैक्सिमम एज। इसका मतलब ये है कि या तो 6 साल पहले पूरे हो जाए या पहले 65 years पूरे हो जाए, वो तभी तक होंगे। सपोज इफ समवन
हैज ज्वाइंड एट द एज ऑफ 58, तो वो कब रिटायर हो जाएंगे? 64। बट कोई अगर 61 की एज में अपॉइंट हुए तो 65 में ही रिटायर हो जाएंगे, ये नहीं कि 6 साल का वहां वेट होगा। आई होप नाउ इट इज क्लियर। फाइन। CAG will be removed by president only in accordance with the procedure mentioned in the constitution, वो भी सेम एज द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अब सुप्रीम कोर्ट जज कैसे हटाया जाता है ये हम बाद में बात करेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कोई चीज तो क्लियर हो गई कि निकालना इतना आसान नहीं। ठीक है, टेन्योर भी फिक्स है प्रेसिडेंट के अंदर, तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट अपना वर्क कर सकता है। एंड ही इज इन एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस, ये आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट्स वंस ही ट्राइज और रिजाइन एज अ कैग। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, वो इन एलिजिबल है, क्यों? चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट कहीं भी काम करने की, जब वो रिजाइन या फिर रिटायर हो जाता है। ये मतलब एक कैग का ऑफिसर, आप सोचिए इस बात को ऐसा क्यों बनाया गया होगा। जो कैग का इतना बड़ा ऑफिसर है, जो प्रॉपर अकाउंट से लेके इतना कुछ उन्होंने किया है, तो ऑब्वियस सी बात उनका एक रुतबा होगा, सब कुछ होगा। अब अगर वो कहीं एक सीजीएल या कोई भी एक किसी पोस्ट पे बैठ जाते हैं या कहीं जाके, तो कहीं ना कहीं वो उन्हें प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, है ना? तो इस तरीके से ये चीज सही नहीं होगी कि उन्हें इसे प्रेफरेंस मिल रहा है और वो इस इतने बड़े पोस्ट पे थे तो उसका वो फायदा ना उठा पाए, तो पहले इसे इनएलिजिबल कर दिया जाता है कि आप रिटायर भी हो गए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ही। प्राइवेट आप कुछ करिए, वो बात अलग। सो CAG is one of the bulwarks of the democratic system of the government. बुलवर्क्स मीन्स लाइक ए पिलर, ये पिलर है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, क्योंकि यही चेक एंड बैलेंस लगाता है कि अच्छा जो पैसा आ रहा है टैक्स पेयर्स का, तो क्या वो प्रॉपरली खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं वहां तो धांधली नहीं है क्या, कहीं वहां तो ये चीजें नहीं है। तो जब 2G 3G स्कैम जो घोटाला हुआ था, ठीक है, तो वो उस समय उससे किसने उजागर किया था? एकदम से तो उजागर नहीं हुआ था, ऑब्वियसली कैग ने किया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कैग की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस। अब व्हाट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो अब जो कैग है वो कहाँ रिपोर्ट करेगा? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को रिपोर्ट करता है। तो हम उसके बारे में अब देख लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है, इसका मेंस आंसर राइट लिख सकते हैं, एकदम डीप में मैंने आपको बताया है, ताकि ये टॉपिक यहीं पे ही खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि बाकी जो न्यूज होती है इस तरीके से कि 2 लाख रुपए चोरी हुए, 5 लाख मिले, ये सब अब यूजलेस है। तो आप जो भी पढ़िए आपका 100% होना चाहिए। ओके। नाउ पब्लिक अकाउंट कमेटी is a parliamentary standing committee created under Government of India Act 1919। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब कैग ऑडिट रिपोर्ट्स आर हैंडेड ओवर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी एट सेंटर एंड स्टेट, सबका रिस्पेक्टिव है, स्टेट का स्टेट को दे देते हैं, सेंटर का सेंटर को दे देते हैं। ठीक है। तो 3 कैग रिपोर्ट्स होते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये सब कुछ आपको पॉलिटी जब सेशंस चालू होंगे तब पता चलेगा। ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो हम जानते हैं, जो पीएसयूज होती है, जैसे कि जो बीएचईएल है, एनटीपीसी है, ये सब जो है पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उन सबका भी ऑडिट करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इनका भी ऑडिट होता है, तो ये नहीं होगी क्योंकि कुछ परसेंट तो दूसरे कंट्री के होते हैं, 100% ओन तो है नहीं है, तो शायद इसका ऑडिट नहीं करता होगा, ये दिमाग में आता नहीं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयूज है, उसका भी ऑडिट जो है पैक करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, मतलब करता आपका कैग है, बट वो सबमिट रिपोर्ट करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। ओके, चलिए आगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूज है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्यों ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कि हम 40 मिनट के न्यूज़पेपर जो खत्म हो जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स 1 आवर, लोग 2-3 घंटे इसी में लगा देते हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक पे फिर बात करने लगते हैं। अब आप सोचिए, दिल्ली पटना में मिले 3-4 दिन पहले, अब एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, वहां सारी पार्टी मिली दिखाने के लिए महागठबंधन, कि हम सब साथ में हैं। ओके।
इसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद ममता बनर्जी बोलती है कि नहीं, कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं और बाकी लेफ्ट पार्टी मिली हुई है, वो चाह रही है कि हमारी पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, वो बंगाल से बाहर हो जाए। करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि आप पार्टी बोल रही नहीं, अब तो हम अकेले ही फाइट करेंगे। तो ये सब बस मीडिया में आने के तरीके हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजों से दूर रहना है। ये इस तरीके की चीजें देखिए तो प्लीज स्किप, आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। इनफैक्ट इंटरव्यू में भी ये सब चीजें पूछना पसंद नहीं करता। आपको एक आध बार, आप महागठबंधन वर्ड तो आपने 5 साल से सुन रहे होंगे आप, तो आप वो वैसे ही आपके पास नॉलेज है। तो वो आपको इसलिए इस तरीके के आर्टिकल्स की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये बस मेरा काम था बताना, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ। अब ये देखिए, ये एक आर्टिकल है, डोमिसाइल एक्ट फॉर टीचर्स जॉब इन बिहार। अब न्यूज की एक खराबी बस ये होती है कि उसे निगेटिव वे में ले जाता है। अगर वो ऐसे लिख सकते हैं, नाउ पीपल नॉट फ्रॉम बिहार ऑल्सो कैन फिल द फॉर्म। ओके, ऐसे ना लिखते हुए डोमिसाइल एक्ट फॉर टीचर्स जॉब इन बिहार। अब इनका ये कहना है कि कैबिनेट अमेंड्स रूल्स, कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नाउ अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब्स इन स्टेट। अब ऐसा किया गया है कि अगर मान लीजिए आई एम नॉट फ्रॉम बिहार और आई एम नॉट डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो भी मैं अब टीचर्स की वैकेंसी के लिए मैं भर सकता हूँ। ठीक है। पहले ऐसा था कि जो बिहार के ही लोग हैं, सिर्फ वो ही भर सकते। अब इस पे जो है इश्यूज होने लगे, कुछ लोग धरना कर रहे हैं। बट आपको एक चीज सोचनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास कुछ तो होना चाहिए ना, कि वहां वैसे भी इंडस्ट्रीज नहीं है बिहार में ज्यादा। ठीक है। अब वहां पे हर हर इंसान जो है कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में जाके वर्क कर रहा है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज है और बाकी चीजें हैं। और आप अपने पे यहाँ आने नहीं दीजिएगा, तो ऐसे में जो एक फीचर जो है वो, कि हम एक इंटीग्रेटेड एक नेशन है, वो चीज नहीं रहेगी। कि आप सब स्टेट स्टेट में से डिवाइड हो जाइएगा, फिर वो अलग इंटरनल क्लासेस होंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं हो। ठीक है। तो द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ डोमिसाइल रेसिडेंट ऑफ बिहार हैज बीन एबॉलिश, तो एबॉलिश किया गया। तो आप बताइए, अच्छा है यानी, मेरे हिसाब से तो ये चीज अच्छी है। ठीक है। ऑल दो, मैं आपको एक बार बता दूं कि ऑल दो मैं भी बिहार डोमिसाइल्ड। ठीक है। मैं फिर क्यों कह रहा हूं ये चीज, और ये न्यूज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कि आप सब जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि अब टीचिंग में ये इतना बड़ा बदलाव आया है वहां पर। अब ये इसलिए जरूरी है कि दूसरे अब स्टेट्स वाले भी जाके वहां पर जॉब्स ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट और वहां के लोग भी कह सकते हैं ना कि ठीक है सर, हमारे पास क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो वैकेंसीज ज्यादा है टीचिंग की। तो जिस चीज की हमारे पास, मतलब जो चीज ज्यादा है, वहां पे वैकेंसी पे हम आपको ले रहे हैं, और आप उस चीज के लिए हमारे स्टेट में आके काम कर रहे हैं। आपके पास इंडस्ट्रीज ज्यादा है, बाकी स्टेट में लेबर्स उतने नहीं है, तो हम वहां पे आके काम कर। ठीक है। तभी तो वो होता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई की जो बात होती है, वो वहां पे पूरी हो सके। और अब दूसरे एंगल से देखें कि आज देखिए, आप मेरे अभी यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, अगर मैंने मान लीजिए क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही, ऑब्वियस सी बात है आप कहीं और जाइएगा। क्योंकि एक अच्छे से अच्छा वे से अच्छे जगह पढ़ने का हक हर किसी का होता है। तो जब हम टीचर ले रहे हैं, तो हम क्यों किसी एक ही स्टेट का टीचर ले, हम बेस्ट टीचर उठाएंगे ना। वो हो सकता है वो कहीं भी हो, आसाम से हो, वो नागालैंड मणिपुर से हो, वो तमिलनाडु से हो, वो कर्नाटका से हो, कहीं से भी हो, ताकि हम अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल दे सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के स्टेट वाले नहीं अच्छे, डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो सकता है सारे सीट्स बिहार वाले ही ले जाए। ठीक है, लेकिन हमें ये हक तो होना चाहिए कि हम हर जगह अप्लाई कर सके और हम हर जगह जॉब ले सके। ठीक है। चलिए, ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यही अपोजिशन अलायंस पे अब वही अब बातें नहीं करनी है हमें। अगर बस अब ये जानना चाहे तो जान सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खारगे, ये जो है अब प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, राहुल गांधी नहीं है। ठीक है। होप्स आपको पता ही होगा, बट एक ये बस एक काम की चीज है यहाँ पर।
ठीक है, अब ये देखिए, इंडिया एंड द यूएस हैव एंटर्ड अ न्यू एरा ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। अब आपने देखा ही होगा, मोदी जी जो गए हैं, तो ये आर्टिकल्स जो होते हैं वो बार बार चलते रहते, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप डेली ये चीज देखें, क्योंकि हर बार हम सेम चीज तो कवर नहीं करवा सकते उसी लेवल पे, बट क्योंकि ये डेली बेसिस पे आता है। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप ये क्यों है कि आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं, बाकी तो यूट्यूब पे ऐसे हैं, वो बोलते हैं मैंने ये रिसोर्स से लाया, मैंने वो रिसोर्स से लाया। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप 100 रिसोर्स से पढ़ लीजिए, ठीक है, न्यूज तो घुमा फिरा के वही होती है। और जो चीज अगर एक एक्स वाई जेड में आज कवर नहीं हुई है, और अगर वो इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो कल इस न्यूज़पेपर में आ जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात? जो इंपॉर्टेंट, जो चीज इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है वो रिपीट ही नहीं होगी। और एग्जाम में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वही पूछी जाती है, 95 to 99%। 1% के लिए आप जो आप वो सब कुछ पढ़ेंगे, और वो भी आप रिटेन कर पाते हैं, कि देखिए आप वो 1% पढ़ने के लिए आई कैन एश्योर यू, क्योंकि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे ही रहा हूं, तो आप 10% जो है, जो आप आपने और पढ़ा होगा, आप वो भी भूल जाएंगे। ओके, तो आप जो है एक ही पे स्टिक रहें, और उसको डेली पढ़ें, उसको रिवाइज करें, और वहां पे हर चीज आते ही रहता है। देखिए यहाँ भी वही बात हो रही है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक है, जो यूएसए का, उन्होंने एमओयू साइन किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, कि वो F414 इंजन जो है अब इंडिया में बनाने देंगे। ठीक है, तो वही बात चल रही है कि स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया, बट ऐसा क्या हो रहा है कि यूएस इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है? तो वो उसकी बात चल रही है कि ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन एक पहले ये था कि चाइना, कि टॉप अमॉन्ग देयर शेयर्ड कंसर्न इज चाइना, कि अब चाइना का आप देख रहे हो वर्चस्व बढ़ते जा रहा है पूरी दुनिया में, जो कि यूएस को पसंद नहीं आ रहा है। एंड इट्स एक्सपांशन इन इंडो पैसिफिक, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में जो इस तरीके से एक्सपांशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं यूएस की वैल्यू उतनी कम होती जा रही है। इसलिए यूएस क्या चाह रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया के साथ अगर हम टाई अप करें डिफेंस से लेके सब कुछ, तो इससे क्या होगा कि एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और ऑब्वियस सी बात है, आप सपोज करिए कि अगर आप कभी वीक हो रहे हैं, तो नहीं बोलते हैं इट्स नॉट अबाउट कि कोई बूढ़ा और ये किसी को चोट लग गई या उस समय वो वीक है, तो अगर आपको एक सहारा मिल जाता है, तो आप सेम लेवल ऑफ डिस्टेंस या सेम लेवल ऑफ ये आप रह पाते हैं। ठीक है, अब लाइक आपने आपके हाथ में एक सहारा ही अभी इस तरीके से यूएस को लग रहा है कि इंडिया जो है अभी उन्हें वो सहारा दे सकता है, जिस लेवल पे उनका जो वर्चस्व है वो बना रहे हैं। तो ये एक रीजन है कि इतनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि 80% के अराउंड अब कर दिया गया है, कि ऐसी डील आज तक नहीं हुई थी। जो भी जो गवर्नमेंट गई है, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने ये किया है। तो देखिए, जो चीज अगर गवर्नमेंट अच्छा करी है, और प्रशंसा करने की भी जरूरत है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक की, ओके, ये तो चलिए ठीक है। साथ में एक और चीज है कि अब इस तरीके से अगर यूएस इंडिया को टेक्नोलॉजी देगा, सब कुछ देगा, तो एक बहुत बड़ा चांस है ना कि इंडिया कहीं ना कहीं टिल्ट होने लगेगा टुवर्ड्स यूएसए। क्यों? क्योंकि अभी भी जो अराउंड 60% के आसपास जो हम वेपन्स लेते हैं वो रशिया से लेते हैं। ऑल दो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सप्लायर कौन है? यूएसए। बट इंडिया में लार्जेस्ट सप्लायर कौन है? रशिया। तो एक लॉन्ग टर्म में उनका ये भी सोचना है कि ये जो डिफेंस के जितने भी पार्टनरशिप है, वो यूएस के साथ ज्यादा होने लगे। ऑब्वियसली एक टिल्ट होगा, इंसान झुकाव आ जाता है कि अगर मैं आपके लिए इतना मतलब मेहनत से ये सब चीजें अलग से इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और समझिए आपको जैसे टेक्नोलॉजी का काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी लगेगा नहीं, चलो मुझे एटलीस्ट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो कर ही देना चाहिए। ठीक है, इतना तो बनता है कि नहीं? तो वही बस सेम है कि एक लाइन लिखी हुई है कि वांट्स टू विन इंडिया अवे फ्रॉम इट्स डिफेंस पार्टनरशिप विद रशिया इन लॉन्ग टर्म। ओके, एक ये कि इंडिया एंड यूएस हैव ऑलरेडी साइंड 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स एंड रेगुलरली कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब देखिए, इतनी सी लाइन लिखी है, इससे क्लैरिटी नहीं आएगी आपको, इसीलिए मैं साथ में इस तरीके से नोट्स रखता हूँ। और ये आपको अगेन मैं कहूंगा कि आपको ये चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। और वो टेलीग्राम चैनल पे जो कमेंट सेक्शन है, वहां पे मैंने ये पिन अप किया हुआ है, तो वहां से आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे ध्यान दें। देखिए, जनरल सिक्योरिटी जो इनने जो बात की है,
कि इंडिया ने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी साइन द 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट। अब कौन से 4 फंडामेंटल की बात कर रहे हैं वो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, और फिर आप कभी पढ़ेंगे भी नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये यूपीएससी बहुत बार पूछ भी चुका है, ठीक है, प्रीलिम्स में, मेंस में। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से स्टडी मैं आपको करवा रहा हूँ कि आप एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आप सिर्फ 2 या 3 मंथ ही आप कंटिन्यू अगर आपने ये सीरीज देख ली, तभी आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि वी आर नाउ फार बेटर देन अदर्स, क्योंकि अभी कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत हाई होता है कि हम उनसे बेटर हो। ये सेम मेरे लिए भी है कि अगर मान लीजिए अभी आप व्यूअर हैं, तो क्यों व्यूअर है कि समथिंग बेटर देन अदर्स, ये क्लैरिटी है कि करना क्या है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो यहाँ पे इस चैनल पे क्लैरिटी है कि प्री कैसे कराना है, मेंस कैसे कराना है, इंटरव्यू तक ले जाना है। बाकी जगह जैसे आपने नोटिस किया होगा, सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स फोकस्ड रहता है और वो मेंस के बारे में बात ही नहीं करते। अब देखिए इस तरीके से जो मैं करवा रहा हूँ, ये आपकी मेंस की तैयारी भी होती जा रही है, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सारी चीजें हैं, अगर आप एकदम से कुछ याद कर रहे हैं और फिर लिखने बैठे तो वो हो नहीं पाता। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाया करे तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीज मैं लेके आया हूँ आर्टिकल में, उस पे एक कंप्लीट 1 मंथ का सेशन बना दिया। ठीक है, चलिए अब इस पे हम बात करते हैं, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसको बोलते हैं GSOMIA। ओके, अब नाउ इसे किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं आप ये बता सकते हैं, बट ये है लेमाओ, ये है कॉमकासा, और ये है बीईसी है। ठीक है, आई थिंक इट्स गॉस्मिया। So it was signed in 2002 to facilitate sharing military intelligence between India and US। तो इंडिया और यूएसए के बीच जो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो शेयर होता था, उस पे ये एग्रीमेंट लाया गया था। सेकेंड था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमो लेमो। It was signed in 2016। As per the agreement, India and US can use each other's military base to carry out repair and for resupply। मतलब अगर यूएस का मान लीजिए इंडिया कि जो भी मशीन्स हैं या फिर हम क्या कहें, मिलिट्री जो है वो उनका बेस यूज कर सकते हैं। सेम वो भी हमारा जो है, अगर मान लीजिए इंडिया की पनडुब्बी जो है वो वहां पे कहीं है, तो इतना पास इंडिया के पास आने से अच्छा वापस वो वहीं से रिसप्लाई और रिफ्यूलिंग कर सकता है। सेम विद यूएसए, यूएसए भी आए तो इंडिया का ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता है। ठीक है, थर्ड है कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस पे काफी ज्यादा मीन्स विवाद भी हुए कि दिस एग्रीमेंट इज टू शेयर एंड सिक्योर कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन टू नेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज एंड ऑपरेशन। कि ये जो बनाया हुआ है कि लाइक आप समझिए कि आप दो शिप पे हैं या कहीं है, तो आप कहीं काइंड ऑफ एक वॉकी टॉकी या किसी फोन या किसी चीज के थ्रू बात करेंगे, तो यहाँ पे सिग्नल्स के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, कि अभी हमको क्या करना है, हम अभी आपसे इतने दूर है, लाइक, या यहाँ पे वॉर करना है, ये टारगेट है, ये सब सारी बातें कर सकते हैं। बट इशू ये था कि अगर ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं तो इसको डिकोड करना पड़ता है, और ये हर कंट्री के पास नहीं है। ठीक है, ये इंक्रिप्टेड तक की तरह बातें हो गई। तो अब बट ये बात है कि अगर इंडिया इस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा तो ठीक है, हम यूएसए के साथ कर रहे हैं तो ठीक है। बट दिक्कत यही हो जाती है कि कहीं और कंट्री के साथ अगर ये टेक्नोलॉजी और शेयर्ड है, आप समझ रहे हैं, कहीं और शेयर्ड है, या फिर इंडिया भी और किसी और कंट्री के साथ ये डील के साथ करना चाह रहा है क्योंकि ये अच्छा इंक्रिप्शन है, तो वो कहीं ना कहीं वो तो सुन सकते हैं ना। कि मान लीजिए कि कॉम कासा जो है, इंडिया के अलावा से सपोज करें ईरान ने भी, ईरान तो खैर बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि अभी तो उनके अलग ही इश्यूज चल रहे हैं। ये कोई भी एक सिंगापुर है मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, वो उन्होंने भी कॉम कासा एग्रीमेंट किया हुआ है, वो भी सेम तरीके से ही बात कर रहे हैं। अब अगर इंडिया और सिंगापुर अगर इस पे बात करने लगे सेम टेक्नोलॉजी पे, तो ये डिकोड तो वहां पे यूएस कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मेजर इशू है, बट ठीक है, अभी क्योंकि हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है कंट्री पे, तो ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रस्ट शो करने का भी तरीका होता है। और अभी जब तक हमारे पास खुद की ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वी शुड यूज। और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है। देखिए अब हम बहुत चीजों में बहुत अच्छा करने लगे, जैसे यूपीआई की मैं बात करूं,
ठीक है। या भीम ऐप की बात करूं, अब बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने ये यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो आप प्लीज जो कमेंट सेक्शन में लिखिए कहाँ कहाँ पे ये यूज हो रहा है। इनफैक्ट यूएस तक भी सोच रहा है इसे यूज करने को। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट was signed between the government of India and the United States। ये भी 2020 में लेटेस्ट ये किया गया है। ओके, तो इस पे इन डेप्थ हम बाद में देखेंगे, बट एक जस्ट आइडिया आपको बता दिया है। ओके, चलिए। देखिए इसके अलावा जो है यहाँ पे एक और चीज कही थी, कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर जो आ रहा है ये है आपका युद्ध अभ्यास। दिस मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड इन 2002। युद्ध अभ्यास कौन कर रहा है, इंडिया एंड यूएसए। वज्र प्रहार, मिलिट्री एक्सरसाइज इज कैरिड आउट बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूएसए। तो युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, लाइक दिस इज a major military exercise carried out by the US involving all three। ओके, लाइक जैसे टाइगर रिटर्न्स एंड ऑल, टाइगर से दो पार्ट आ गए, थर्ड पार्ट भी आने वाला है। तो उस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं कि हाँ ठीक है, ऑल थ्री, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, टाइगर ट्रम्प में ऑल थ्री, या फिर टी टी टी, टाइगर का टी, ट्रम्प का टी और थ्री का टी, तो ऑल थ्री। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये एक्सरसाइज है जो कि ये करवा रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि मैंने देखा जो कोचिंग रहे या फिर बाकी भी जो स्टूडेंट्स के तरीके हो, तो एक साथ सारी लिस्ट निकालते हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे में याद उतना नहीं हो पाता है। आप उस समय वो मगअप तो कर लेते हैं, आप रट लेते हैं कि नेपाल के साथ क्या है, श्रीलंका के साथ क्या है, फ्रांस के साथ क्या है, बट उसमें वही होता है कि उस समय आपको वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी, बाद में वो इश्यूज क्रिएट करने लगते हैं। तो अगर इस तरीके से कहीं कुछ आए और इस तरीके से हम याद कर लें, और फिर बाद में आप जब एक बार लिस्ट बना के फिर आप इसे पढ़ेंगे, तब आपको बिलीव होगा कि नहीं, सही में एक जो रिटेंशन पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और मैं इसलिए रिटेंशन पावर की बात कर रहा हूँ कि सिलेबस काफी बड़ा होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें याद नहीं करना है, हमें याद तो करना पड़ता है। ठीक है, बट अगर हम उसे हॉलिस्टिक वे में करेंगे तो वो हमें ज्यादा रटना जैसे एक इशू नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, ये बोल रहा है कि अ मॉडल फॉर क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये लाया है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब ये जो फ्रेमवर्क है, पहली बात याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो कि मतलब इंडिया ही निकालता है, ये कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि टॉप 100 कॉलेज की सूची बनाई, एक लिस्ट बनाई है। ओके। अब ये जो टॉप की जो लिस्ट बनाई है, तो वो कैसे उन्होंने ये माना है कि टॉप 100 है, टॉप 100 में है, तो उन्होंने क्या किया है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, मतलब वहां का पढ़ाई कैसी है, टीचर कैसे हैं, वेल क्वालिफाइड है या नहीं, रिसोर्स कैसा है, अ, मतलब प्रॉपर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। ठीक है, कि क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया में ज्यादा थ्योरी बेस होती है, प्रैक्टिकल काफी कम चीजें होती हैं। तो अगर कोई अब इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो वहां पे वो प्रॉपर लैब्स है या नहीं, वो सब चीज चेक की जाएगी। इसके बाद जो है ग्रेजुएशन आउटकम्स, अब जैसे वहां से बच्चे जो निकल रहे हैं उनका प्लेसमेंट कैसा है, या फिर वो मतलब कैसा वर्क कर रहे हैं, लाइक हर चीज वो मॉनिटर की जाएगी, लाइक एग्जिट के समय। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की परसेंटेज वाइज कैसे हैं, फेल कितने हो रहे हैं, पास कितने हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। अब रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है उस इंस्टीट्यूट की, जैसे इंडिया में जो सबसे बेस्ट रिसर्च एंड ऑल के लिए ये आईआईएससी बैंगलोर। ओके, तो वही चीज कही जा रही है। फिर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन, परसेप्शन वगैरह वो आप अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से वो बाकी देंगे, जैसे कि जो काफी दिग्गज ये रहते हैं आपके,
नॉलेजेबल पर्सन, तो वो बताएंगे कि अपने हिसाब से कि कैसा ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इस तरीके से वेटेज अलग अलग दिए हैं, बट जो मेजर वेटेज है वो बस तीन ही है। एक हो गया आपका टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, दूसरा ग्रेजुएशन आउटकम कैसा जा रहा है, रिसोर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। ठीक है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, तो यही चीजें हैं। अब साथ में अब हम रैंक देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। टॉप 100 की बात की गई तो सबसे अच्छा किसने किया, तमिलनाडु। अब ये हमें याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि 35 जो है तमिलनाडु में, बाकी आप याद रखें ना रखें, लेकिन तमिलनाडु आपको याद होना चाहिए। सेकंड में दिल्ली है, फॉलोड बाय केरला 14 एंड वेस्ट बंगाल 8। अब आप सोचिए, इतने में इतना हो गया, लाइक कंट्रीब्यूट टू 89% ऑफ टॉप कॉलेजेस, तो मीन्स 100 में 89 तो सिर्फ ये तमिलनाडु, दिल्ली, केरल एंड वेस्ट बंगाल, सिर्फ चार स्टेट्स में से हो गए। अब बाकी कितने स्टेट्स हैं इंडिया के, करेक्ट, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, करेक्ट। अब तो बाकी जगह फिर क्या हाल है, तो ये बोल रहे हैं बिगर स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। अब बताइए वहां पर एक भी नहीं है टॉप 100 में कॉलेज। अब यही बात है एजुकेशन का, जो प्रीवियस आर्टिकल जो आया था कि वहां से डोमिसाइल हटा दिया गया। अगर इतनी अच्छी यहाँ पर मानिए तमिलनाडु में यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी है, एजुकेशन इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको नहीं लगता कि वहां से अगर कुछ लोग यहाँ पे आए जो वहां की स्टडी किए हुए हैं, वो आके बिहार में एक अच्छा रिफॉर्म ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी किए हुए हैं। तो हमें ये इन्फ्लो हमेशा बरकरार रखना चाहिए। ये चीज नहीं कि हम रिजर्वेशन के नाम पे या किसी के नाम पे हम ये बिल्कुल ही चीजों को बैन कर दें, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स के भी अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया कंसर्न अबाउट इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड। ठीक है, अब बात क्या हुई है कि यूएस इमर्ज्ड एज इंडियाज बिगेस्ट ओवरऑल ट्रेड पार्टनर के साथ 7.65% का इंक्रीज हुआ है बाइलेटरल ट्रेड में, विच इज 128.55 बिलियन। बाइलेटरल ट्रेड मींस जितना हमने एक्सपोर्ट किया, सपोज हमने एक्सपोर्ट किया है 80 बिलियन डॉलर, इंपोर्ट किया है हमने 50 बिलियन डॉलर, तो वो हो गया आपका कितना, 130 बिलियन डॉलर का बाइलेटरल ट्रेड। ये मतलब होता है ना। ये नहीं सोचे कि इतना एक्सपोर्ट हुआ है इतना इंपोर्ट हुआ नहीं है, बाइलेटरल ट्रेड की बात होती है। और इसमें एक अच्छी चीज क्या है कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस से, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक 27 बिलियन ज्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रेड जो है डेफिसिट है यूएस का। तो कोई भी कंट्री, हमारा चाइना से कितना है, अराउंड 100 बिलियन डॉलर, लाइक ये जो है अराउंड 125 बिलियन डॉलर का बाइलेटरल ट्रेड है, जिसमें कि 100 बिलियन डॉलर के आसपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 25 बिलियन के आसपास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेट जो ये है डेफिसिट अराउंड 70 to 80 बिलियन डॉलर जा रहा है, जो कि बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये बट यूएस के साथ हमारा मतलब सब कुछ अच्छा है। तो अब यूएस भी चाहेगा ना कि ये जो ट्रेड में जो डेफिसिट हो रहा है यहाँ पे, नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी चाहेगा, कोई भी कंट्री चाहेगी। हम भी चाहेंगे चाइना के साथ जो इतना हो रहा है वो कम हो, कुछ भी करके। ठीक है, तो वहीं पे ये इशू आ रहा है कि यूएस कम यूएस कंपनी जो है वहां पे उन्हें इंडिया के कुछ लॉ के अगेंस्ट जो है क्वेश्चंस अराइज किए हैं। ठीक है, वो क्या है कि वाई इज इंडियाज इक्विलाइजेशन लेवाई ऑन ई कॉमर्स एन इशू। अब ई कॉमर्स पे जो है इक्विलाइजेशन लेवाई लाया है। अब ये होता क्या है और यूएस को इश्यू क्यों हो रहा है। ठीक है, आप इतना पूरा आर्टिकल पढ़िएगा भी तो उतने अच्छे से चीजें नहीं दी हुई है। ठीक है, जीडीपीआर क्या है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा इंडिया का है वो इंडिया में ही प्रोसेस हो और इंडिया में ही स्टोर हो। अब स्टोर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपना, तो ये जो मेरा वीडियो है ना, ये मेरे लैपटॉप में एक हो गया, और दूसरा जहां भी मैं क्लाउड पे डालूं, वो क्लाउड का सर्वर और सब कुछ का इंडिया में ही होना चाहिए। ऐसे करके जीडीपीआर यूरोपियन यूनियन ने बनाया। ठीक है,
तो मतलब इन्होंने दुनिया भर की बात की है, बट क्लैरिटी उतनी दी नहीं। आईटी रूल्स की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, बट वो एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्यों, वो यहाँ पे क्लियर नहीं है आर्टिकल में। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज लेके आया हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपका जो इक्विलाइजेशन लेवाई जो है, वो है क्या, हम वो देखेंगे। सो वाज डिजाइन टू टैकल दोज डिजिटल कंपनी, देखिए सिर्फ डिजिटल कंपनीज के लिए, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, हु क्रिएट्स इनकम इन इंडिया एंड ट्रांसफर इट टू अदर कंट्री टू स्किप टैक्सेस। अब क्या हो रहा है कि डिजिटल कंपनीज है, इनकम तो इंडिया में क्रिएट कर रही है, बट पैसा बाहर ट्रांसफर कर दे रही है, जिससे कि उन्हें टैक्स ना भरना पड़े। तो ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब पूरा पैसा आपका बर्बाद हो गया ना, आपको एक तरीके से रोजगार भी नहीं मिला। आप समझ रहे हैं बात को, आपको रोजगार भी नहीं मिला, ऊपर से आप कंपनी ने टैक्स भी नहीं कमाया, देश का पैसा बाहर हो गया, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अब वो कर कैसे रही हैं, तो वो देखते हैं। देयर आर कंटिन्यूअस कंप्लेंट फ्रॉम गवर्नमेंट दैट बिग टेक कंपनीज स्पेशली एमएनसी आर इन्वेंटिंग न्यू अरेंजमेंट्स टू अवॉइड टैक्सेस। ठीक है। अब इक्विलाइजेशन लेवाई क्या है, इसको गूगल टैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि गूगल टैक्स पहले यूके में लाया गया था। ठीक है। उसी को देख के इक्विलाइजेशन लेवाई जो है, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में। अब जैसे हम डिजिटल कंपनी की बात करते हैं, तो डिजिटल कंपनी सारी कंपनी नहीं, कि जिसने 20,000 50,000 70,000 रुपए का कुछ इनकम किया, जैसे होता है ना काइंड ऑफ फ्रीलैंसर्स भी समझ लीजिए, या जो छोटी छोटी एंटिटी होती है, उन सब पे कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन अगर अमाउंट 1 लाख से ज्यादा एक्सीड हो गए, तो फिर जो है इक्विलाइजेशन लेवाई लगेगा कितने का, 6% का। और ये कब लगेगा, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन पे लगेगा। ठीक है। अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा, कि ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, ये कैसे पैसा बचा के ले जा रहे हैं, ये इंडिया में नहीं तो कमा कैसे ले रहे हैं। नाउ आप एक बात बताइए कि यूट्यूब की हम बात करें, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो आपने भी सुना होगा कि हाँ, यूट्यूब पे लोग लोग पैसा कमाते हैं, उन्हें लाइक व्यूज पे पैसा मिलता है, जो एडवर्टाइजमेंट उस पे चलती है। तो अब वो तो बाद की बात है कि पैसा मिलता है नहीं मिलता है कितना, लेकिन अब ये चीज आप नोटिस करिए, क्या वो यूट्यूब कंपनी इंडिया में है। अब छोटा मोटा ऑफिस होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल तो नहीं है। कहीं ना कहीं यूएस से ही सेंट्रलाइज हैंडल हो रहा है। करेक्ट। आपने तो कोई जिससे हम अमेजोन वाले पेटीएम वाले मिलते हैं, आपको यूट्यूब वाले तो मार्केट में नहीं मिले एज ए एम्प्लॉय, है ना। तो ये कंपनीज बाहर है। ठीक है। गूगल की भी जो चीजें हैं वो बाहर है। तो अब होता क्या है कि क्योंकि ये कंपनीज बाहर हैं, अब मान लीजिए कि ये जो इनने बात की बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन पे हम 6% लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए कि मेरी कोचिंग सेंटर है, इंस्टीड ऑफ मैं फ्री में पढ़ाने की जगह जो है, जिसे कुछ लोग जो कोचिंग सेंटर्स जो है बड़ी बड़ी खोल लेते, ठीक है, और वो फिर ऐड देते हैं यूट्यूब को, कि यूट्यूब को बोलते हैं कि ठीक है, हमारा जो ये 5 सेकंड के लिए चला है, 1,000 बार, तो आपको सपोज करो 5,000 रुपए देंगे, एक अमाउंट में आपको पकड़ रहा हूं। ठीक है। तो वैसे ही आप साल भर चलाते रहो, तो हम जो है आपको सपोज करो 10 लाख रुपए दे देंगे। अब बात ये होती है कि यूट्यूब वाले तो वहां पर है, आउट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब यहाँ का जो कोचिंग वाले थे, या कोचिंग को बीट भी है नहीं है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। इट्स नॉट द कोचिंग, हम यहाँ पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कोचिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो अब जो उन्होंने मान लीजिए 10 लाख रुपए चेक दिया, या जैसे भी पैसा ट्रांसफर किया, किस चीज के लिए, एडवर्टाइजमेंट पे। तो अब एडवर्टाइजमेंट में क्या हुआ कि अब जो कंटेंट राइटर है, क्रिएटर है, उसके अगर इस पे ऐड आ रहा है, तो सपोज करिए कि 1 रुपए की पे डील फिक्स हुई थी कि 1 रुपए पे हम एक बार ऐड दिखाएंगे। तो आप जो जो कंटेंट राइटर है, जिस कंटेंट पे वो दिख रहा है, उसको मान लीजिए 20 पैसे दे दिए। ठीक है। और जो 80 पैसे बचे वो गूगल ले गया, यानी यूट्यूब ले गया। ओके। अब 80 पैसे ले गया, और वो वहां जाके टैक्स भरेगा उस 80 पे, या भरे या ना भरे वो बात की बात। अब आप ये सोचिए कि इंडिया के इसने पैसा दिया, कोचिंग वाले ने, और उनने गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं भरा।
उस 80 रुपए पे, 80 पैसे पे। 80 पैसे अभी छोटा लग रहा है, बट वो 8-8 करोड़, 10 करोड़ बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं। 1 रुपए का भी टैक्स नहीं भरा और सीधे निकल गए। ठीक है, ये चीज तो गलत है ना। अगर आप बोलिएगा कि सर सर्विस टैक्स या जीएसटी तो कटता होगा ना, डेफिनेटली कटता है, बट इसके ऊपर जो इनकम हो रही है उनकी, इनकम हो रही है, तो इनकम जो है, अब एक बार टर्नओवर होता है ना, कंपनी का जो टर्नओवर है, टर्नओवर के ऊपर भी तो पैसा लगेगा। और बहुत बार तो ये जीएसटी से भी बच जाते हैं, काफी चीजें लूपहोल्स होती हैं तो। ठीक है, तो इसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस हो गया कोचिंग वाला, एक हो गया ये यूट्यूब। तो अब क्या कहा गवर्नमेंट ने कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट पे, अगर आप ग्रॉस अमाउंट पे आप डील कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जिस तरीके की होती हैं, तो 6% आपको टैक्स गवर्नमेंट को दे दें। इसके बाद आपको जो करना है करिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ओके, चलिए, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये उसी आर्टिकल की बात चल रही है कि कंट्री नीड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। ओके, अब इनकी तो बस वही चीज हो जाती है कि राम टेम्पल के बाद 360 के बाद अब यूसीसी जो है, ऑल मेजर फंडामेंटल, जो भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। इट्स नॉट अबाउट क्या रखा था क्या नहीं रखा था, क्योंकि देखिए, हमें जो चीज सही है, जो चीज जरूरी है, उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। हर चीज को अगर पॉलिटिकल एजेंडा ही मानने लगे, तो वो चीज भी सही नहीं है। ठीक है, अगर क्या अभी क्या हुआ है, वहीं पे मस्जिद बन गई, वहीं पे मंदिर बन गया। क्योंकि ये हमने भी इतिहास में पढ़ा है, चाहे औरंगजेब रहे चाहे क्या रहे, कितने मंदिर तोड़े गए, क्या चीज हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब वो हम उसको लेके बैठे रहे उस पास्ट। ठीक है, ना तोड़े जाते तो ना नया बनाना पड़ता। फिर एक ये भी बात आती है, क्योंकि अब किसी को मन दुखा के आप सोचोगे कि हमारी खुशी रहे, वो भी सही नहीं है कि नहीं? चलिए, ठीक है, चलिए, अब अब हम देखते हैं। ये काफी अच्छी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है कि जो क्वार्टर 4 है हमारा जनवरी से मार्च का, देखिए फाइनेंशियल ईयर जो है वो मार्च टू अप्रैल चलता है। तो ये जो क्वार्टर जो होता है Q4, वो कब से होता है, जनवरी टू 31 मार्च। यहाँ क्या बोला है कि अकाउंट डेफिसिट नैरो टू 1.3 बिलियन एज ट्रेड डेफिसिट श्रिंक्स। तो इंडिया, हमें वैसे पता है, नेट इंपोर्टर कंट्री है, हम हमेशा डेफिसिट में ही होते हैं मोस्टली। तो इसके पहले जो था, अराउंड 2% ऑफ जीडीपी तक का ये रहा करता था, अराउंड 16 बिलियन पर क्वार्टर, $1 बिलियन पर क्वार्टर का हमारा डेफिसिट होता था। पर वो जो अभी डेफिसिट है कितना, सिर्फ $1.3 बिलियन। तो ये काफी अच्छी बात है ना। तो इसमें एक सबसे बड़ा रीजन एक ये भी आता है कि हमारा कुछ एक्सपोर्ट भी जो है वो बढ़ा है। और साथ में जो हम सस्ते क्रूड ऑयल ले रहे हैं रशिया से, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें कम बिलिंग करनी पड़ रही है। अब हम कम बिलिंग करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम रहेगा। अगर हम वही इराक या यूएस या कहीं से लेते हैं, तो यही जो 1.3 है, अभी आपको 4.3 या 5.3 दिखता, तो यूजलेस पैसा कहीं और जा रहा है। तो ये सब जो इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे रखने के ये फायदे होते हैं, कि जिस चीज को आपकी जरूरत है, अगर आपका रिलेशन उससे अच्छा है, तो वो आपको हेल्प करता है कम अमाउंट पे भी। ठीक है, और रशिया की अगर बात की जाए कि रशिया क्या सही कर रहा था गलत कर रहा था, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो प्लीज वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, ताकि कभी दिमाग में ये चीज नहीं हो ना, बहुत सारी निगेटिविटी भर दी जाती है, या फिर हम बिल्कुल लॉजिक लगाए बिना हम किसी एक चीज को सपोर्ट करने लगते हैं, हमें पता नहीं है, फिर भी हम सपोर्ट करें, वो सही है या गलत है। गलत है तो भी, या सही है तो भी। हमें चीजें पता होनी चाहिए भाई, कहाँ कौन गलत है, कहाँ कौन सही है, क्योंकि हमारा लॉजिकल डिसीजन है। तभी तो वी आर ह्यूमंस, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है। तो हमें आंख पे पट्टी बांध के दिमाग बंद करके चीजें नहीं करनी, हमें चीजें खुद एनालाइज करनी। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और बाकी आप प्लीज ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।